Hello, my dear 12th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो टाइटल क्या है इसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर रहे। तो एग्जैक्टली जैसा नाम समझ में आ रहा है कोई एक जर्नी प्लान की गई है किसी XYZ पर्सन ने, वो कहाँ में टू द एंड अर्थ को अगर हम देखें, अगर हम मैप देखें तो अर्थ का जो एंड पार्ट है, जो एक्सट्रीम है, वहां पे कोई जर्नी प्लान करी गई। अब ये क्यों करी है, किसने करी है? तो ऑफ कोर्स ऑथर या ऑथरेस नहीं करी होगी, बट क्या मेजर रीजन था और क्या क्या जर्नी में वो एक्सप्लोर करते हैं, उनको क्या क्या समझ में आती है, व्हाट दे अंडरस्टूड अबाउट द थिंग्स अबाउट द प्लेस वेयर दे एक्चुअली विजिटेड, ये सब हम समझेंगे। थोड़ा सा सब्र तो रखिए भाई। तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। सो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज अ ट्रैवल लॉग। अब बेसिकली ये ट्रैवल लॉग है, जैसे आपने देखा होगा ना, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करते हैं। तो ये भी एक ट्रैवल लॉग है ना। Along with other students, the author, अब इस चैप्टर की जो ऑथर है तिशानी दोषी, उन्होंने खुद पर्सनली विजिट किया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अब दैट इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ। अब वो बहुत ही ठंडी, बहुत ही विंडीएस्ट, बहुत ही कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट प्लेस है जहाँ पे इन्होंने विजिट करा था। सो अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स, अब इनका मेजर पर्पस क्या था कि वो ऐसे कुछ हर साल ऐसे करती, कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती थी और अपने साथ इस जगह पे लेके, ऐसी जगहों पे लेके जाती जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जिनको एक्चुअली कंसिडर किया गया फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो ऐसे बच्चों को ग्रेट आइडियाज़, ग्रेट माइंड्स को विजिट कराती थी ऐसी अलग अलग जगह पे, और वहाँ से कुछ मैसेज देती थी, बिकॉज नाउ यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो देखिए कि हमारा पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा हुआ है, और हमारे प्रेजेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर एक क्वेश्चन में आने वाला है। सो अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स द ऑथर विजिटेड अंटार्कटिका। द ऑथर लर्न दैट दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नेवर सस्टेन। तो ऑथर ने इस जगह पे जाके ये पता लगाया दैट ये सिर्फ ये एकमात्र ऐसी जगह इस पूरे वर्ल्ड में जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन, कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। उनका सर्वाइवल तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक्सेप्ट फॉर द साइंटिस्ट, नो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट। साइंटिस्ट गए हैं रिसर्च करने के लिए, बट ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है वहां पे सर्वाइव करना। मेकिंग एट द एंड ऑफ द अर्थ, और इसीलिए ये बिल्कुल एंड बन गया है हमारे अर्थ का ना। आई होप इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जिनको ट्रेवल लॉग्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है तो उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके साथ साथ आपको समझ में आएगा व्हाट आर द रियलिटीज़ की हमारी जो अर्थ है, हमारे कैसे कैसे पार्ट्स हैं, पहले कैसे हुआ, सालों मिलियन ईयर्स पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ पोल्यूशन करना है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। नाउ तिशानी दोषी, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर। तिशानी दोषी, मैं साइड हो जाऊं तो आप अच्छे से देख सकेंगे। तिशानी दोषी इज अ पोएट, इज अ जर्नलिस्ट एंड डांसर फ्रॉम इंडिया। तो ना सिर्फ ये एक पोएट जर्नलिस्ट है, उसके साथ साथ एक डांसर भी है। शी हैज पब्लिश सम बुक्स ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन। इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश करी है पोएट्री के बारे में और फिक्शन पे भी। शी हैज बीन वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर हर एसेस, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इनको मेजरली लोग कंसिडर करते हैं फॉर हर फेमस एसेस, पोएम्स and short stories की वजह से जानी जाती है। Now let's understand about the theme of this chapter. Main idea क्या है इस चैप्टर का? So an informative account, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, हमें जानकारी देता है। किसके बारे में? ऑथर की, तिशानी दोषी की जो ट्रिप थी टुवर्ड्स द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट। कहाँ पे उन्होंने विजिट किया था? एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ। तो वो कौन सा पार्ट है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब वो कैसा है? तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती और बहुत ड्राई कॉन्टिनेंट है। दैट कैन बी फाउंड इन द विस्तास बुक फॉर क्लास 12th एंटाइटल्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू तिशानी दोषी, विजिटिंग अंटार्कटिका इज नेसेसरी। ये क्यों जरूरी है? इफ वन वांट्स टू कॉम्प्रिहेंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत जरूरी है अगर किसी को समझना है कि हमारा पास्ट कैसे था और प्रेजेंट क्या है, और प्रेजेंट में हम कैसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। ऑल्सो
वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दिस एरिया बाय स्टडिंग इट, और हम अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, बिकॉज अंटार्कटिका इज वेयर द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड। बिकॉज अंटार्कटिका ये वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की जो पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो आज भी वहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई है, आज भी देखने को मिल सकती है। शी ट्रेवल्ड विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एक्सप्लोरिंग द कॉन्टिनेंट। हर एनकाउंटर विद द आइसी मिस्ट्रीज ऑफ दिस आइस रीजन वाज एक्सिलरेटिंग। और सबसे जो उन्होंने बहुत एक्साइटिंग सी चीज एक्सपीरियंस करी इस जगह में, दैट वाज एनकाउंटर विद द आइसी मिस्ट्रीज, बिकॉज कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, बर्फ ही बर्फ है वहां पर। सो शी हैज विटनेस द आइसी मिस्ट्रीज ऑफ दिस आइस रीजन। ये सबसे ज्यादा एक्सिलरेटिंग पार्ट था इनकी इस जर्नी का। नाउ लेट्स हेड विद अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वर्ड टू वर्ड। नाउ early this year I found myself aboard a Russian research vessel जिसका नाम था Academic Shkolsky। ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी कोई आप आंसर फ्रेम करो तो ये नाम मेंशन करोगे, सो इट वुड साउंड वेरी पॉजिटिव। सो अब वो क्या बोले, इस साल की शुरुआत में ही मैंने, आई कौन है यहाँ पे हमारी ऑथर, दैट इज तिशानी जोशी। तो तिशानी जोशी बोलती हैं यहाँ पे कि आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड। अबोर्ड का नाम कोई व्हीकल को जब हम उसमें बैठते हैं, आप बोर्ड करते हैं, बोर्डिंग द बस, डी बोर्डिंग, बस में चढ़ना, बस में उतरना, ठीक है। सो आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड एक रशियन रिसर्च वेसल। अब साल की शुरुआत में उन्होंने एक रशियन रिसर्च वेसल में उन्होंने सवारी करी। क्यों करी? क्योंकि उनको एक्सप्लोर करना था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो उसका जो रशियन रिसर्च वेसल था उसका नाम था अकेडमिक श्कोल्स्की। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और इसमें बैठी और वो उन्होंने कहाँ के लिए हेड करा, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा ठंडा, बर्फीला, कोल्डेस्ट और बहुत सूखा ड्राइएस्ट था, एट द सेम टाइम बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती थी, ऐसा कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिसका नाम था अंटार्कटिका। ना माय जर्नी बिगैन। अब इन्होंने पूरी अपनी जर्नी, बिकॉज दैट्स इट इज अ ट्रेवल लॉग, तो पूरी इनकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आएंगे, इनके क्या क्या एक्सपीरियंस थे, क्या क्या चीजों को एक्सप्लोर करा, क्या सीखा, क्या देखने को मिला, क्या समझा। सो माय जर्नी बिगैन, माय मतलब हमारी ऑथर तिशानी जोशी की जर्नी शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो इनकी जर्नी शुरू होती है मद्रास से, विच वाज टुवर्ड्स 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर सबको पता है सेंटर पॉइंट, और इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में बात करें तो दैट वाज 13.09 डिग्री, और वहां से उन्होंने मद्रास से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, बिकॉज ये अर्थ के बिल्कुल एंड में जा रहे थे, तो एक कोने से बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जाना, तो इन्होंने क्या क्या चीजें क्रॉस करी, जैसे बोलते 7 समुद्र पार करे। सो एग्जैक्टली इनकी जर्नी में क्या क्या इन्वॉल्व था, लाइक क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। आपने देखा ना कि टाइम जोन्स आते हैं, अगर आप अपने फ़ोन में या अपनी वॉच में सेट करो तो एक स्टैंडर्ड टाइम आता है, ग्रीन मेरिडियन, जीएमटी, और ऐसे अलग अलग टाइम आते हैं। तो एग्जैक्टली ने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करा, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करा, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस करा, एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर जितने वो कर सकती थी। व्हाट इज इकोस्फीयर्स? द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ और अनदर प्लैनेट, स्पेशली व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इज एम्फसाइज। तो इतने सारे सब चीज़ों को पार करते हुए ये फाइनली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पहुंची। नाउ by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship. अब इनकी जर्नी में सिर्फ ये नहीं कि इन्हें एक रशियन रिसर्च व्हीकल बोर्ड करा और डायरेक्टली पहुंच गए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं हुआ। कुछ पार्ट पे उन्होंने बाय रोड ट्रेवल करा, दैट इज बाय कार, फिर थोड़ा उन्होंने एरोप्लेन से करा, थोड़ा वाटरवेज के थ्रू भी, और फिर फाइनली जाके वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंची। तो बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जब एक्चुअली वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे उन्होंने पहला कदम रखा, देन आई हैड बीन ट्रैवलिंग, तब उनको ट्रेवल करते करते 100 घंटे से ऊपर
हो चुके थे। और वो 100 घंटे की जो जर्नी थी उसमें थोड़ी कार जर्नी थी, बाय रोड कुछ ट्रेवल करा, फिर कहीं जगह उन्होंने बाय एयर ट्रेवल करा, कहीं कहीं जगह वाटरवेज भी उन्होंने यूज करे, फाइनली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder। और बोले तो इसलिए जो मेरा पहला इमोशन था, जो मेरी पहली फीलिंग थी, मेरा पहला एक्सप्रेशन था ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, जब उन्होंने फेस करा अंटार्कटिका का expansive white landscape। So expansive means covering a wide area in terms of space or scope। extensive बहुत बड़ा white landscape। तो क्या आप कोई बता सकते हो ये white landscape क्यों बोला? Because it is the world's कोल्डेस्ट क्वांटम, बहुत ही ठंडा, बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ की एक चादर है। सो दैट वाज एक्सपांसिव, बहुत ही ह्यूज एक वाइट लैंडस्केप था। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीव, और बिल्कुल अनइंटरप्टेड जो उनको ब्लू होराइजन्स दिख रहे थे, दूर दूर तक इनको वाइट चादर दिख रही थी, वाइट लैंडस्केप और आसमान ब्लू क्लियर स्काई। तो दैट वाज अ साई ऑफ रिलीफ। ये देख के इनको बहुत संतुष्टि हुई कि हाँ फाइनली वो यहाँ पे पहुंच गई हैं। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इनका जो एक्सपीरियंस था, जो इनका इमोशन था, जो इनकी फीलिंग थी, दैट वाज आल्सो फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड मीन्स वेरी ग्रेट या इंटेंस, उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली और बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। Now, wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmarks। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब वो यहाँ पे पहुंची तो उनको दूर दूर तक वाइट लैंडस्केप और कहीं ना कहीं क्लियर स्काई, तो ये जो उनको व्यू देखने को मिला दैट वाज वेरी ग्रेट। और उसके साथ वो बहुत खुश तो हुई, उनको बहुत रिलीफ, बहुत रिलैक्स फील हुआ, बट साथ ही वो बहुत ज़्यादा बहुत इमीडिएट और प्रोफाउंड वंडर भी हुआ। वो इतना आश्चर्य क्यों हुई, इनको इतना अमेजिंग क्या लगा, व्हाट वाज वंडर करने की जरूरत थी। सो वंडर एट इट्स इमेंसिटी, वंडर किस पे कर रही थी, इमेंस, कितना ह्यूज है। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन, मतलब एकांत में अकेला, खाली, बिकॉज वहां पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने के लिए, या फिर तिशानी जोशी गई थी वहां को उस जगह के बारे में स्टडी करने के लिए। सो सिमिलरली वंडर एट दिस इमेंसिटी, वो वंडर करते कितना इमेंस है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और इट्स आइसोलेशन, कितना एकांत है, खाली है, कितना शांत है, पूरी दुनिया की हसल बसल से दूर। और लाइक यहाँ पे कोई भी, बिकॉज ना फ्लोरा फाउना ना ह्यूमन लाइफ कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, बट इन सारी चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा वंडर करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस, दैट देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि तिशानी दोषी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वंडर उनको ये, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तिशानी दोषी के लिए ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय में देयर कुड हैव एवर बीन अ टाइम, कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के, लाइक एक ही एरिया के पार्ट होते थे। एक अंटार्कटिका था और यहीं से कनेक्टेड इंडिया था। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, इस चीज पे बहुत ज्यादा वंडर करती हैं तिशानी जोशी। क्यों? बिकॉज इंडिया का अगर हम क्लाइमेटिक देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, अंटार्कटिका में देखें तो बहुत ठंड। तो इसका रीज़न क्या था जो हम जस्टिफाई करेंगे, जो मैं बहुत शॉर्ट में क्विकली आपको बता देती हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और उसके बाद लैंडस्केप डिवाइड हो जाते हैं, तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ रिजल्ट हुआ था। तो अंटार्कटिका का जो पार्ट था वो हमारे नॉर्थ एरिया में आ गया, जो हिमालयस अभी बने हैं ना। अब देखते हैं वो कैसे पुरानी पूरी हिस्ट्री हुई थी, तो थोड़ा सा उसमें ड्वेल करते हैं ना। पार्ट ऑफ हिस्ट्री बताया गया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा कि कैसे एक टाइम पे इतने सालों पहले इंडिया बिल्कुल इंडिया शेयर करता था अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। ऐसे कैसे हो, मतलब एक ही लैंड मास के दो पार्ट थे। सो 650 मिलियन ईयर्स अगो, कुछ एक नहीं दो नहीं, पूरे 650 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है। 650 मिलियन ईयर्स
अगो, पुरानी बात, 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। अ जाइंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत ही बड़ा सा अमालगमेटेड मतलब इकट्ठा कर देना, एक कर देना, एक बहुत ही बड़ा सा अमालगमेटेड मतलब इकट्ठा हुआ हुआ सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वो समवेयर वहीं पे सिचुएटेड था जहां पे आज का अंटार्कटिका सिचुएटेड है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीजें काफी डिफरेंट हुआ करती थी जब गोंडवाना था। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अंटार्कटिका कहां से आया है, इससे पहले तो वो गोंडवाना था, अब वो इंडिया का लैंडमार्क शेयर करता था। तो क्या पूरी चीजें और अच्छे से समझते हैं ना। Did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. Things were quite different then. तब चीजें काफी different हुआ करती थी. Humans hadn't arrived on the global scene क्योंकि humans का तब global access इतना easy नहीं था. तब humans वहाँ पे नहीं पहुंचे थे. And the climate was much warmer. और climate भी इतना coldest नहीं था, वो भी काफी comfortable था, काफी warm था. Hosting a huge variety of flora and fauna because वेदर भी अगर फेवरेबल था तो बहुत सारे फ्लोरा और फाउना, दैट इज बहुत सारी जनजातियां, जैसे बोल सकते एनिमल की स्पीशीज, प्लांट्स की स्पीशीज, ट्रीज बहुत सारे देखने को मिलते थे क्योंकि तब वेदर जो था फेवरेबल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गोंडवाना हट गया, कैसे हटा और अंटार्कटिका फाइनली बन गया और इसका टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम पे हो गया, तो वो क्या चीज है थोड़ा सा और समझेंगे नाउ। For 500 million years गोंडवाना thrived और 500 मिलियन सालों तक बात हो रही है गोंडवाना थ्राइव का मतलब प्रॉस्पर किया, उसने फ्लरिश, अच्छा बड़ा, अच्छा फला फूला। 500 मिलियन साल, 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। और अगर हम 650 मिलियन ईयर्स से देखें तो 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा फला फूला, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। फिर 150 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री, अब वो देखते हैं थोड़ा सा और। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, बट उस समय की बात हो रही है जब डायनासोर्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए थे एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और जो मैमल्स थे वो भी कहीं ना कहीं, ये भी जो स्पीशीज थी मैमल्स की, वो भी कहीं ना कहीं लुप्त होती गई थी, कहीं ना कहीं और एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पे थी, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्री, तो लैंड मास फोर्स किया गया था कि अब वो डिवाइड हो जाए और कंट्रीज में बन जाए, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और वो जैसा आज हमें ग्लोब देखने को मिलता है कुछ वैसा की शेप बन गई थी उस 500 कुछ 150 मिलियन ईयर्स अगो, बिकॉज 650 मिलियन ईयर्स की गोंडवाना देखा, 500 मिलियन ईयर्स तक वो सर्वाइव करा, बहुत अच्छे से चला, और फिर कुछ ना कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, कुछ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थी, जिसकी वजह से अब ये जो पूरा लैंड मास था इट वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब इसको कंट्रीज में स्प्लिट होने की बारी थी, और अब ये जो हमें प्रेजेंट शेप देखने को मिलती है ग्लोब की, वो तब से चली आ रही है, मतलब समवेयर 150 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है ना। To visit Antarctica, now is it to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। और अब यहाँ पे बोल रहे to visit Antarctica now, और अगर आपको अंटार्कटिका विजिट करना है and now it is to be a part of that history, तो अगर हम आपको विजिट करना है तो it would be like आप उस हिस्ट्री के एक पार्ट बनना चाहते हो जहाँ पे to गेट अ ग्रास्प, तो आपको उसकी नॉलेज मिल जाए जहां से वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहां से आए हैं, वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, मतलब हमारा पास्ट क्या था उसको देख के प्रेजेंट समझ में आएगा, और प्रोबेबली हमारा फ्यूचर कहां पे हेड हो रहा है सब समझ में आएगा। तो अगर अब आपको अंटार्कटिका विजिट करने का मौका मिले तो इट इज समथिंग अबाउट delving into the history and knowing about your past, present and getting to know about your future, where it is exactly heading. It is to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian Granite shields, ozone and carbon evolution and extinction। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें बहुत डीपली समझनी है, so it is to understand the significance कि क्या importance है Cordilleran faults की,
प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स की और ओजोन की, कार्बन की कैसे इवॉल्व हुई चीजें और कैसी एक्सटिंक्शन। तो इट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। ऑफ कोर्स आपने कॉर्डिलेटरल फोल्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स कैसे आई, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हुई और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एमिट हुआ, तो पूरा कवर हो गया। और फाइनली जिसकी वजह से अंटार्कटिका ऐसा बन गया, कैसे कौन कौन सी चीजें वहां पे इवॉल्व हुई और फाइनली कितनी सारी चीजों का एक्सटिंक्शन हुआ। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन a million years, it can get pretty mind boggling. इमेजिन, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल, जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो कि कितना चेंज हुआ होगा, कि जिसकी वजह से एक ऐसा वार्म जो जगह थी जहाँ पे लोग बहुत फ्लोरा फाउना एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन भी देखने को मिलती थी, कैसी एक्सट्रीम की तरफ चला गया। और अब तो ऐसे कि पूरी बर्फ की चादर ढकी रहती है, बहुत वर्ल्ड का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट बन गया, ड्राइएस्ट है, विंडीएस्ट है। तो ये सब इन सारी रीजन से हुआ। तो अब यहाँ पे बोल रहे व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो कि ये सारी चीजें मिलियन ईयर्स में हो सकती है, सो इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। व्हाट इज माइंड बॉगलिंग? ओवरवेलमिंग या स्टार्टलिंग। तो ये सारी चीजें देख के बहुत आश्चर्य होता है, कैसे ऐसे कैसे हो सकते हैं एकदम से, राइट? देन इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust, and from the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. तो अब यहाँ पे कुछ इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए कि कैसे ड्रिफ्ट अपार्ट हुए पहले, मतलब इंडिया का पूरा जो पहले लैंड मास था गोंडवाना था और इंडिया था, लैंड मास में इंडिया भी शेयर करता था, और कैसे फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और फाइनली उसी जगह पर उसी के समवेयर सेंटर पॉइंट पे एग्जैक्टली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आ गया। तो इमेजिन करिए कि इंडिया पुश कर रही है नॉर्थवर्ड्स, मतलब इंडिया ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया को जैम करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, मतलब अपने क्रस्ट को और ऊपर की तरफ करे और अपना जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे हिमालयाज बन गए। अब इतना हिमालयाज में बर्फ होती जैसे कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर, राइट? सो एक बार और अच्छे से समझते हैं। सो इमेजिन क्या करना है, इंडिया पुशिंग अपवर्ड्स या नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और मतलब इंडिया नॉर्थवर्ड की तरफ पुश हो रही है और जैम कर रही है अगेंस्ट एशिया, मतलब एशिया को हटाते हुए, पीछे धक्का देते हुए, नीचे धक्का देते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, सो दैट टू बकल इट्स क्रस्ट, और अपने क्रस्ट को जो अपना ऊपर का जो लेवल है उसको बकल करते हुए एंड फॉर्म द हिमालयस, और फाइनली वहां पे हिमालयास बन रहे हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, और साउथ अमेरिका ने भी एट द सेम टाइम क्या करा, ड्रिफ्ट हुआ, अलग हुआ, टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका था वो उस टाइम पे क्या ड्रिफ्ट हो रहा था, अलग हो रहा था, ताकि वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर सके और ओपन अप कर ले ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट था। कि ऐसा क्यों करे, एक ड्रेक पैसेज खोल जाए जिसकी वजह से सर्कमपोलर करंट वहां पे क्रिएट हो जाए, कीपिंग और जिसकी वजह से क्या होगा, अंटार्कटिका जो बहुत फ्रिजिड रहेगा, डिसोलेट रहेगा एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड वो सिचुएटेड रहेगा। सो व्हाट इज फ्रिजिड, लाइक वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से आज अंटार्कटिका इतना ठंडा है। तो ये दो मेजर रीजंस जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्या, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयास, ये पहला रीजन था। एंड साउथ अमेरिका ने ड्रिफ्ट ऑफ करा ताकि वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर सके और एक ड्रेक पैसेज ओपन हो, जिसकी वजह से जहां पे कोल्ड सर्कमपोलर करंट क्रिएट हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अंटार्कटिका इतना ठंडा टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है। बिल्कुल अलग है, कोई फ्लोरा फाउना देखने को नहीं मिलता, कोई एग्जिस्टेंस वहां पे पॉसिबल नहीं है, एंड सबसे बिल्कुल अलग सा बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में वो सिचुएटेड है। नाउ फॉर अ सन वर्शिपिंग, तो इतना हमें बताया है अबाउट अंटार्कटिका, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे पहले एक इंडिया का लैंड मास शेयर करता था जिसको गोंडवाना बोला गया था, और कुछ 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये मतलब 650 मिलियन ईयर्स की बात हुई, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना ने बहुत अच्छा फ्लरिश करा, बट कुछ 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, अंटार्कटिका फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म होगा ये समझ में आ गया। नाउ अब तिशानी दोषी फिर से अपनी बात कर रही हैं, क्योंकि वो इतनी ठंडी जगह पे चली गई, यहाँ पे
बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। तो बोलती है फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, एक मेरे जैसी एक साउथ इंडियन गर्ल जो कि सन की बहुत पूजा करते हैं, तो बोले एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसी एक साउथ इंडियन गर्ल के लिए जो सन की बहुत पूजा करते हैं, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect and so not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination। तो यहाँ पे बोल रहे एक ऐसे इंसान के लिए जो हर रोज एक रिलीजियस प्रैक्टिस है कि वो उठते ही अपनी डोमेस्टिक कोर्स को करने के बाद सन को वर्शिप करेंगे, तो एक ऐसी साउथ इंडियन गर्ल के लिए जैसे कि मैं हूँ, तिशानी दोषी ऐसा बोल रही हैं कि 2 वीक एक ऐसी जगह पर जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, मतलब अर्थ की जो टोटल आइस की वॉल्यूम है उसमें से 90% वो अंटार्कटिका में था। सो आर स्टोर्ड, ये कहाँ पे स्टोर किया गया, एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट में, जस्ट नॉट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। और ये ऐसी चीज थी जैसा कि शानी दोषी फील कर रही थी, एक जाइंट पिंग पोंग बॉल है और वो उसमें बिल्कुल घूम रही है विच इज डिवॉइड, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन के एक फुट प्रिंट तक, कोई एक निशानी, एक छाप तक देखने को नहीं मिलती। और इंसान तो छोड़ दीजिए, ना तो वहाँ पे पेड़ है, ना ही वहाँ पे कोई बर्ड्स हैं, ना ही वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स है। ये लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। और जितने भी आपकी अर्थली एसोसिएशन थे, जितने भी सेंस थे पर्सपेक्टिव के, जितना भी टाइम, वो सब आप बहुत दूर खो चुके होते हो, बहुत दूर कहीं खत्म हो चुकी होती हैं चीजें, because now you are far away from these things. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. Days go on and on and on in a surreal 24-hour austral summer light, and ubiquitous silence are interrupted only by occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place। और यहाँ पे क्या बोले कि जो विजुअल स्केल है, मतलब जो उस इमेज या जो देखने को जो सीन बनता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। विजुअल स्केल जो है दैट रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। विजुअल जो स्केल है वो माइक्रोस्कोप से लेकर इतने माइटी तक आपको देखने को मिल सकता है। मिडजेस एंड माइट्स टू द ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्री। और यहाँ पे क्या क्या बताया गया था, मिडजेस माइट से लेके ब्लू वेल्स और बड़े बड़े आइसबर्ग्स तक, इतने बड़े जैसे कि एक कंट्री हो पूरी। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, मतलब सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड किया गया था कंट्री का साइज। वो कितना साइज था वो ब्लू वेल्स और आइसबर्ग्स कितने बड़े थे, जो एक बेल्जियम एक कंट्री का साइज है, इतना बड़ा आइसबर्ग का साइज नोटिस किया गया था। Days go on and on in surreal 24-hour austral summer light। अब दिन ऐसे बीते गए in surreal 24-hour ऑस्ट्रल समर। व्हाट इज ऑस्ट्रल? रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे दिन बीते गए, 24 घंटे बीते गए उस ऑस्ट्रल समर लाइट में। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा साइलेंस था विच वाज इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेशनल एवलांच। और जो कभी कभी क्या होता था, एवलांच या कैलविंग। एवलांच मीन्स स्नो स्लाइड, जब बर्फ गिरती थी, बड़ी बड़ी बर्फ की जो सिल्स होती हैं, सिलियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि सिल्स पूरे के पूरे जब गिरते तब भड़बड़ होती थी। तो अदरवाइज देयर वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा साइलेंस रहता था ना। interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place। और उसी की वजह से बस उस जगह में थोड़ी सी हलचल या मूवमेंट या साउंड देखने को मिलता था, अदरवाइज देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। Now, it is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis
isn't good. और यहाँ पे क्या बोला, it is just an immersion, ये सिर्फ ताकि आप उसमें immerse कर सको, that will force you to place yourself in the context, ताकि आप अपने आप को उस situation में put कर सको in the context of the earth geological history की, अर्थ की geological history क्या थी, diversion की अगर हम बात करें, अगर हम landscapes की बात करें, अगर हम dimensions की बात करें, तो उसमें सिर्फ अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ में इमर्स होना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा. एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज इन गुड. सो व्हाट इज प्रोग्नोसिस? अ फोरकास्ट ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ अ सिचुएशन. कि फोरकास्ट किया गया कि लाइकली यही कुछ आउटकम होने, अगर यही सिचुएशन रहेगी तो ऐसा ही कुछ आउटकम होने वाला है. और जो प्रोग्नोसिस किया गया इन चीज़ों की बेसिस पर कि ये है कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला. वाई? व्हाट इज द मेजर रीजन? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमेशा हम हर चीज़ को डिप्लीट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारा फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क बन गया है. नाउ अब देखते हैं व्हाट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट. मतलब ऐसी जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसका जो फ्यूचर है ये ह्यूमन इम्पैक्ट है. नाउ ह्यूमन civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा क्या है, हम अपनी पॉपुलेशन तो बस बढ़ा रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन का रिजल्ट सोचा है क्या हो रहा है, हम ओवर पॉपुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको डिप्लीट कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हम उनको काट रहे हैं, ख़त्म पेड़ों को काट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्लोरा फाउना ख़त्म कर रहे हैं. तो हमारा सर्वाइवल भी क्या आपको लगता है बहुत सेफ है और बहुत लॉन्ग टर्म है? बिल्कुल भी नहीं. दैट इज़ इन डेंजर. सो ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स. तो व्हाट इज पाल्ट्री हियर? पेटी या इनसिग्निफिकेंट. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहीं लगभग 12,000 सालों से वहाँ पे लगभग देखा जा रहा है. इसकी वजह से तिशानी दोषी भी गई है ना. barely a few seconds on geological clock, जो कि एक जियोलॉजिकल क्लॉक जो कि 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा है. तो अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक में देखें तो वो कुछ सेकंड्स बराबर, बिकॉज 12,000 साल से बिल्कुल ना मिलियन, वो भी 650 मिलियन की बात हो रही है. तो अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो सिर्फ मात्र 12,000 साल है. वो तो ऐसे लाइक बिल्कुल आटे में नमक जितना रोल प्ले कर रहा है. तो वो बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स है. जियोलॉजिकल क्लॉक के रेफरेंस में अगर हम बात करें, कोई घड़ी नहीं है, ये इन्होंने जियोलॉजी के हिसाब से बात करी है. सो इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो इतने ही छोटे से 12,000 सालों के छोटे से पीरियड में वी हैव मैनेज टू क्रिएट, और अब इतने कामयाब हुए हैं कि पूरी बर्बादी कर चुके हैं. वी हैव क्रिएटेड अ हेल लाइक थिंग, वी हैव क्रिएटेड क्वाइट अ रकस. रकस मीन्स अ रो ऑफ कमोशन. etching our dominance, etching means engraved our dominance over nature. और हमने क्या करा, हमने उस जगह पे इतनी तबाही मचा दी है, इतना हमने बुरा प्रभाव डाला है उस जगह पे, और उस जगह को भी हमने डोमिनेट कर लिया है अपनी वजह से. और हमने क्या बना दिए, विलेजेस बना लिए, टाउन्स बना लिए, सिटीज और मेगा सिटीज बना ली हैं ना. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. अभी जो rapid increase हुआ है human population का, अचानक से एकदम से बहुत तेज human population increase हो रही है, rapid increase हुआ है human population का, which has left us battling with other species फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज हम बैटल कर रहे हैं, आज हम वॉर कर रहे हैं, आज हम लड़ाई कर रहे हैं बाकी स्पीशीज के साथ कि सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज अब तुम यूज़ करोगे कि हम यूज़ करेंगे. सिर्फ इतने पेड़ पौधे बचे, इतना ही पानी बचे, इतनी सारी नेचुरल चीज़ें बची, अब इसको कौन यूज़ करेगा और कैसे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा. एंड unmitigated burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. और फिर fossil fuels के जलाने की तो कोई बात ही नहीं. मतलब हमने ऐसे करा है जैसे कि ऐसे पैसा बहाया है. And the unmitigated burning of fossil fuel, जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं, इतना ज़्यादा हमने fossil fuel को बर्न करा है कि जिसने एक ब्लैंकेट, एक पूरी लेयर बना दी. इतना ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करा फॉसिल फ्यूल को बर्न कर करके,
जिसकी वजह से एक पूरी लेयर बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड, विच इज स्लोली, जो धीरे धीरे बट फॉर वेरी श्योर कि वो इंक्रीज कर रहा है हमारा पूरा ग्लोबल टेम्परेचर। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। और यहाँ पे क्या बोला है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक बहुत ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो या बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट बन गया आज के टाइम पे। आपने कोई आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो क्लाइमेट चेंज is one of the most hotly contested environmental debates of our time। और ये जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत ज़्यादा विषय, एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक बन गया, कैसा मुद्दा बन गया जिस पे बहुत चर्चा की जा रही है हमारे टाइम में। While will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या जो वेस्ट पूरी की पूरी अंटार्कटिक शीट है वो मेल्ट हो जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या जो करंटली अभी जो गल्फ स्ट्रीम ओशन है वो क्या प्रेजेंट में डिसरप्ट हो जाएगा, या फिर will it be the end of the world as we know it? या फिर क्या ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का ही एंड हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं? हो भी सकता है, हो भी सकता है ना हो। कैसा हो सकता है? अगर हम कुछ अभी इनिशिएटिव लेंगे कुछ सेव करने की तो ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज इट मे बी कि एंड हो जाए वर्ल्ड का ना। आइदर वे, चाहे वर्ल्ड का एंड हो या ना हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस डिबेट में अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। ये रीज़न नहीं है कि इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी जगह है जिसने कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को अपने यहाँ पे रहने ही नहीं दिया, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। और इसीलिए इस सेंस में अगर हम बात करें तो रिलेटिवली क्या है, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन या अनस्पॉइल्ड है, क्योंकि ह्यूमंस पहुंचे ही नहीं। जहाँ पे ह्यूमंस आएंगे वहाँ पे तबाही होगी, वहाँ पे बर्बादी होगी, क्योंकि ह्यूमंस का नाम ही तबाही का है। ह्यूमंस का दूसरा नाम ही बर्बादी है, क्योंकि जहाँ पे वो जाते हैं इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि वो जगह पूरी की पूरी ruin हो जाती है ऑल टुगेदर। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि अभी भी ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट अभी भी बचा हुआ है बिकॉज ह्यूमन से ये अनटच्ड रही है ये, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। बट कितनी बड़ी चीज यहाँ पे बोली है, सबसे इंपॉर्टेंटली इज दैट, क्योंकि आज भी उसने होल्ड, क्योंकि आपने देखा होगा बर्फ में बर्फ की लेयर्स बनती जाती हैं, सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स पड़े ना, मतलब एक के ऊपर एक लेयर 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 बन जाती है। सिमिलरली अगर आपने कभी ऐसा कहीं मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में, या सुना समझा होगा, कोई अगर इंसान ऐसी जगह पे ट्रेवल कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है तो आइज़ उसके ऊपर, और उसके ऊपर आइज़ 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 आती जाती है, और वो कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद भी अगर देखो तो आपको वो इंसान एज इट इज़ मर गया है, जिंदा नहीं होगा, बट वो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज आइज़ में प्रिजर्व रहा है इतने सालों तक ना। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका क्या, जो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ था। सो बट मोर इम्पॉर्टेंटली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, उसके आइस की लेयर्स, उसके जो तह हैं, उसके जो फोल्ड आइस कोर्स 500,000 year old, उसमें आधे मिलियन ईयर ओल्ड क्या है, कार्बन रिकॉर्ड्स है विच इज ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। की आज भी वो जगह विटनेस है, वो प्रूफ दे सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ था somewhere 500,000 year ago. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is प्लेस टू गो। और अगर आपको लिटरली चीज़ें समझनी है प्रैक्टिकली कि क्या पास्ट में हमने करा है और प्रेजेंट कैसा आज देखने को मिल रहा है और फ्यूचर, इट इज़ जस्ट इन आवर हैंड्स कि हम इसको क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर थोड़ा सा बच जाए या थोड़ा सा सेव हो जाए। तो बेस्ट प्लेसेस तीनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इज़ अंटार्कटिका। सो वन मस्ट विजिट अंटार्कटिका, ऐसा हमारी ऑथर तशानी जोशी हमसे बोल रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स ऑन आइज, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन the Skolsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring education
educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. और finally तिशानी जोशी बोलती है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो मिशन था कि बच्चों स्टूडेंट्स ऑन आइस मतलब जो मिशन पे थे स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम था जिस पे मैं वर्क कर रही थी, किस पे, एक रशियन रिसर्च व्हीकल पे जिसका नाम था एकेडमिक स्क्वाल्स्की, दैट उसका मिशन ही था, उसका पर्पस ही था, उसका ये उद्देश्य था, वो एम करता है टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। वो क्या करता था, हाई स्कूल के बच्चों को, ग्रेजुएट्स को, कोई पढ़े लिखे समझदार लोगों को लेके जाते थे ऐसे ही वर्ल्ड के एंड्स में और उनको ऐसी इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देते थे ताकि विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ताकि उनको नई चीज़ों की समझ आए, उनको जान पहचान हो चीज़ों से, एंड कहीं ना कहीं वो इतने प्रोवोक हो जाएं जो इतनी पैथेटिक कंडीशन जो हम ही लोगों ने क्रिएट करी है वो कंडीशन को कहीं ना कहीं अलार्मिंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बिकॉज वी यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। और हमें अगर प्रोवोक किया जाएगा तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर को अभी भी प्रोटेक्ट कर लें, हम अभी एनवायरनमेंट के लिए कॉशियस हो जाएं। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of cutting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With Students on Ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. तो अब तिशानी जोशी बोल रही हैं कि it has been in operation for 6 years now. अभी जो मिशन है इसको ऑपरेट करते हुए 6 साल हो गए हैं और अब ये हेड कौन कर रहा है इसको, एक कैनेडियन पर्सन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, जिन्होंने कोशिश करी थी ऑफ काटिंग सेलिब्रिटीज एंड पहले वो क्या करते थे, जो सेलिब्रिटीज होते थे, बड़े बड़े लोग जो रिच पीपल होते थे जिनको बहुत जानने की इच्छा होती थी, उनको ऐसी जगह पे लेके जाते थे हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो बहुत ही लिमिटेड आउटपुट दे पाते थे। आउटपुट अब किस सेंस में, या व्हाट इन अ लिमिटेड सेंस क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो ज़्यादा कुछ अपब्रिंग करने के लिए, कुछ इम्प्रूव करने के लिए वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे लोगों का जाना, सेल्फी, फोटो, प्रेजेंस बताना, दैट्स ऑफ नो सेंस। तो अब विद स्टूडेंट्स ऑन आइज, अब जब ये मिशन चल रहा है तो विद स्टूडेंट्स ऑन आइज अब इस मिशन से वो क्या करते हैं, वो उन लोगों को, वो ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर। क्या फ्यूचर जनरेशन किसकी, हम लोगों की, यंग जनरेशन को वो प्रोवोक करते हैं जो कि कल की पॉलिसीज को बनाने वाले, कल के भविष्य को बनाने वाले। वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स नाउ। तो अब ऐसा ही कुछ थॉट है, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब वो जियोफ ग्रीन ऑफर करते हैं फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं एट एन एज, उस राइट एज में जब वो बिल्कुल उनकी ऐसी उम्र है जहाँ पे वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ देखेंगे तो अपने अंदर उन चीज़ों को ढाल सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं एंड चीज़ों को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनको कुछ ऐसे प्रोवोकिंग लोग चाहिए जो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करें जस्ट to save our planet. Now, the reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. अब यहाँ पे क्या बोला है कि the reason the program has been so successful, अब कारण बताए कि जो प्रोग्राम था Students on Ice, जो मिशन था, जो प्रोग्राम था, ये इतना सक्सीड हुआ, it is just because it is impossible to go anywhere near the South Pole. ये बिल्कुल impossible है कि साउथ पोल के नियर बाय कहीं भी जाओ, ये जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और अगर कोई चला जाए तो उससे अफेक्टेड ना हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये मिशन या ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very very real. अब यहाँ पे बोला ये बहुत easy है अपने घर में रजाइयाँ ओढ़ के ठंड के मौसम में या गर्मियों में हीट
गर्मियों में एसी ऑन करके या ठंड में हीटर्स या ब्लोअर्स को ऑन करके अपने कंफर्ट जोन में रह के। इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग। ये बहुत ईजी कि हम कैसे ब्लेस करते हैं कि पोलर आइस केप्स जो है वो अब मेल्ट हो रही है जब हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बट when you can visibly see glaciers retreating, जब आप अपनी आंखों से विटनेस करते हो कि यस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो रिट्रीट हो रहे हैं एंड आइस शेल्फ्स जो है पूरी की पूरी जो आइस की लेयर्स है वो कोलैप्स हो रही हैं, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तब जब आप अपनी आंखों से देखते हो तब आपको एक्चुअली एहसास होता है कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत सही है। क्योंकि हम क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग एक छोटा सा पैरामीटर भी अगर हम देखें, हम एक छोटी सी चीज़ जो बहुत बड़ा कॉज हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। आप एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हमारे घर में हमारे पापा, बड़े भैया और दादाजी लोगों को हमने देखा होगा शेव करते हुए, तो जो शेव में वो जो क्रीम यूज़ होती है उसका भी इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग में। मतलब ये सारी जो चीज़ें केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, रेज इफेक्ट्स, ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटे छोटे से जो हमारे एफर्ट्स हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली। सो जब हम ये देखने को मिलता है, हमें ये चीज़ हम अपनी आंखों से विटनेस करते हैं, तब हमें उसका थ्रेट, अलार्मिंग थ्रेट समझ में आता है दैट इट्स वेरी ट्रू एंड वेरी बिग, ऑल्सो वेरी रियल। ना Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। तो अब यहाँ पे क्या बोले, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो बिकॉज इतना सिंपल इसका इकोसिस्टम है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे तो कोई एग्जिस्टेंस ही ना ह्यूमन ना फ्लोरा ना फाउना, तो लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो है ही नहीं। और इसका इकोसिस्टम भी जो है वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द ओनली रीजन कि वो एक परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, कि आप समझ सको, बिकॉज वहाँ पे कोई इंटरप्टेड प्लेस नहीं है, वो अनइंटरप्टेड है, वहाँ पे दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं मिलेगा और उसका इकोसिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है। तो इसीलिए दैट्स द बेस्ट प्लेस अगर आपको समझना है कि कैसे छोटे छोटे भी अगर हम जो चेंजेस करते हैं in the environment, they can have very big repercussions, they can have a very big effect on our environment। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। अब यहाँ पे एक बोल रहे एग्जाम्पल ले रहे, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। आप एक इसका एग्जाम्पल, एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ले लीजिए। Those grasses of the sea, वो grasses of the sea that nourish, आपने वो अलगी देखी है ना, वो grasses of the sea, और उसमें ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, और बहुत भी सी एक्वेटिक लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे सी प्लांट्स होते हैं, ऐसी grasses होती हैं that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। वो पूरी southern जो ocean की food chain है उसको मेंटेन करके रखते हैं। These single cell plant, ये single cellular होते हैं, use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis। कि एक छोटे से एग्जाम्पल से हमें बताया कि इसके एग्जाम्पल से ये जो माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा दिखने वाला सिंगल सेल, तो फाइटोप्लैंक्टन का जो एग्जाम्पल है ये बता रही है वो घास है जो सी को नरिश करती है और वहाँ के पूरे फूड चेन को इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, ये क्या करते हैं, जैसे बाकी प्लांट्स करते हैं, सन की एनर्जी यूज़ करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये भी यही करते हैं, दे यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गन कंपाउंड्स ऑन इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि कैसे वो पानी के अंदर रह के भी इन सारे सिस्टम को और चेन को मेंटेन कर रहे हैं। No, scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। तो इस एग्जाम्पल से हमें वॉर्न किया जा रहा है कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो हमें वॉर्न कर रहे हैं
थ्रेट नहीं है, वो हमें वार्न कर रहे हैं दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, कि अब अगर और थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करा जिसकी वजह से ओजोन, हमने अगर और डिस्ट्रक्शन करा और डैमेज करे और ओवर एक्सप्लॉइटेशन करा, तो जो ओजोन लेयर जो ग्रेजुअली डिप्लीट हो रही है, तो एंड साइंटिस्ट भी हमें वार्न करें दैट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कि अगर हमने अब और डिप्लीट करा हमारे ओजोन लेयर को तो पक्का जो फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज है उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सदर्न ओशन है उसकी जो मरीन लाइफ है, जो उसमें अंदर जो पूरी एक्वेटिक लाइफ है वो एक क्वेश्चन में आ जाएगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. तो अब ये जो पैराबल यूज किया है फाइटोप्लैंक्टन, ये जो एग्जाम्पल यूज किया है फाइटोप्लैंक्टन का, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, और यही चीज को बहुत ये कंपेयर किया गया एग्जिस्टेंस के साथ, रियलिटी के साथ. दैट इज अगर आप छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो कुदरत खुद बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको देता रहेगा. सो बिग थिंग्स विल फॉल इनटू इट्स प्लेस, तो जो बड़ी चीजें वो अपने आप सिस्टमैटिक होती रहेंगी. आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें तो बिकॉज एक एक बूंद से घड़ा भरता है. आपकी एक एक एक्टिविटी अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो उससे ओजोन लेयर डिप्लेट होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिससे सर्वाइवल इन डेंजर हो रहा है. और अगर आप यही छोटे छोटे एफर्ट्स करते हो, जब म्यूचुअली एक बहुत बड़े लेवल, एक मास लेवल, एक वास्ट लेवल पे किए जाते हैं, सो डे इज नॉट फार कि वो छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं एंड इन अ पॉजिटिव वे, राइट. बड़े बड़े और बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपने आप सही रास्ते होने लग जाएंगी, क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी करी, आपने छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करना सीख लिया है. नाउ walk on the ocean. So my Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. अब यहाँ पे तिशानी जोशी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, दैट इज वॉक ऑन द ओशन. सो अब वो बता रही है मेरा जो अंटार्कटिक का एक्सपीरियंस दैट वाज फुल ऑफ सच एपिफैंसीज. So what is epiphanies? A striking realization. उनने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा, लाइक उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी समझ आई, कुछ अवेयरनेस मिला, कुछ इंफॉर्मेशन मिली. बट द बेस्ट अगर, बट वो बोले जो बेस्ट, जो मुझे नॉलेज बोल सकते हो या रियलाइजेशन बोल सकते हो या इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, बहुत सारे उनको ऐसे स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, उनको बहुत एहसास हुआ कि यार पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा, फ्यूचर कैसा होगा, हम इतना कर रहे हैं तो फ्यूचर रहेगा भी कि नहीं. तो ये सारी चीज़ों को जब उनको एहसास, उनको समझ आई, तो बेस्ट चीज़ क्या थी, उनका जो पूरी जर्नी थी, उनका जो पूरा अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, दैट वाज फुल ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. बट द बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था, दैट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल. बिल्कुल अंटार्कटिक सर्कल के बिल्कुल 65.5 डिग्री साउथ की तरफ एक Shklovsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो क्या होता है, लाइक वो बता रही, जो उनका बेस्ट एक्सपीरियंस था, जो बेस्ट लर्निंग थी, वो यहाँ पे हुई थी. तो Shklovsky had managed to wedge means to force into a narrow space. broad बहुत चौड़ा, narrow बहुत ही पतला सा, बहुत कम, राइट. तो Shklovsky ने किसी तरीके से मैनेज किया कि to wedge herself, कि वो जो रशियन रिसर्च वेसल, तो किसी तरीके से बहुत नैरो से उसमें into a herself into a thick white stretch of ice, जहाँ पे उसके अंदर किसी तरीके से मैनेज करा कि उसके अंदर घुस गया, जहाँ पे चारों तरफ थिक, बहुत ही मोटी मोटी लेयर्स थी ऑफ वाइट स्ट्रेच, थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइज बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें रोक रहा था कि किसी भी तरीके से हम इसके अंदर ना जाएं, बिकॉज इतनी ज़्यादा थिक लेयर थी ऑफ आइस. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो अब यहाँ पे फाइनली वो बता रही थी शानी जोशी कि जब फाइनली कैप्टन ने भी डिसाइड कर लिया कि अब हम we are going to turn around, अब हम पलटने वाले हैं, and we would head back north, हम अब साउथ की तरफ और मूव नहीं कर सकते, we would head back towards north, but before we did, but इससे पहले कि हम head
हेड करते, हम टर्न करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमें सबको इंस्ट्रक्ट किया गया था टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सबको बोला कि क्लाइम डाउन करो अब गैंग प्लैंक को और ओशन पे वॉक करना है। So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. So there we were, और वहाँ पर हम कौन थे? All 52 us, हम सारे के सारे 52 लोग थे, kitted out in Gore-Tex. So what is kitted out? That is to give the clothing or equipment required for a particular activity. तो हमें पूरी किट दे दी गई थी, हमें जो भी क्लोथिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सब हमें दे दिए गए थे इन Gore-Tex. Gore-Tex मीन्स अ वाटरप्रूफ ब्रीदेबल फैब्रिक था, वो हमें पूरा दे गया था, पूरा हमें शेड्स दे दिए गए थे, लाइफ जैकेट्स दे दी गई थी, जो भी ज़रूरी होता है वो सब हमें दे दिया गया था। बिकॉज अभी हमें क्या करना था? वी वर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, और ये करने के लिए हम सब 52 लोगों को पूरी किट हैंड ओवर कर दी गई थी, जो कि किसकी बनी थी? एक वाटरप्रूफ ब्रीदेबल फैब्रिक था, और हमें पूरे हमारे जैसे गॉगल्स जैसे होते हैं ग्लेयर्स भी दे दिए गए थे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, और हम लोग क्या विटनेस कर रहे थे? वी वर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, बिल्कुल चारों तरफ एक बर्फ की चादर थी, ओशन था, वाइट ओशन, और इस वाइट स्टार्कनेस पे स्टार्क वाइटनेस पे दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, जो लग रहा है बहुत दूर दूर तक, हमेशा से इतनी पुरानी है जो फैली हुई है। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के जस्ट जिस पे हम वॉक कर रहे थे, वॉक ऑन द ओशन, और उसके नीचे मीटर थिक आइस पैक था, एक मीटर के मोटे मोटे आइस पैक्स थे, आइस की लेयर्स थी, और उसके भी नीचे एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके भी 180 मीटर्स अगर हम नीचे देखें, हम बर्फ, वो ओशन जो था वो बर्फ से जम गया था, हम उसके ऊपर चल रहे थे, और उसके 180 मीटर नीचे देखे तो लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था, जो बिल्कुल मूव कर रहा था, जो फ्लो उसके ऊपर इतनी 180 मीटर की थिक आइस की लेयर थी जिस पे हम वॉक कर रहे थे। Now, in the periphery, crabiter seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed कनेक्ट। और फाइनली वो क्या बता रही? इन द पेरिफेरी क्रेबिटर सील्स। अब यहाँ पे क्या बोले? वो जो उस पेरिफेरी में क्या थे? क्रेबिटर सील्स थी। आपने देखा ना जो समुद्रों के किनारे जो बड़ी बड़ी जो आलसी से क्रिएचर होता है, सील जिसे बोलते हैं, ग्रेइश कलर के। सो अब पेरिफेरी में क्रेबिटर सील्स थी, दे वर स्ट्रेचिंग, बिल्कुल शोर्स के वहाँ पे स्ट्रेच, कैसे लगता है सन बेथ कर रही है, वो स्ट्रेच करके बिल्कुल आलसी हो जैसे पड़ी हुई थी। एंड सनिंग देमसेल्व्स कहाँ पे? आइस फ्लोज पे। व्हाट इज आइस फ्लो? लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग आइस एटलीस्ट 20 to 10 मीटर्स, 200 मीटर्स के जो होते हैं। नाउ उन आइस पैक्स पे ये कहाँ पे थी? ये बिल्कुल उस मोटे मोटे आइस लेयर के पैक पे, मतलब अ लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग आइस एटलीस्ट 2 into 10 मीटर, जो 200 मीटर के जो आइस पैक होते हैं उस पे बिल्कुल साइड्स में सील थी, रिलैक्स कर रही थी, सन में सनलाइट ले रही थी, मच लाइक, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री। जैसे कि हम अपने इंडिया में देखें तो हर गली मोहल्ले में हमें हर पेड़ के नीचे एक स्ट्रे डॉग मिल जाता, आलस करते हुए सुस्ताते हुए। सेम वे इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन। और अब वो बोले जो पूरा एक्सपीरियंस है, इट वाज नथिंग लेस देन अ रिविलेशन। उन्होंने क्या रिवील करा? रिवील करना मीन्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट मेड नोन। उनको एक कोई चीज़ रिवील हुई, किसी चीज़ का उन्होंने सामना करा, कोई जो बहुत तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे वो उनके सामने रिवील हुए। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और हर चीज़, हर छोटी से बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो उसका रिपरकशन होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका रिजल्ट ज़रूर होता है। और हर चीज़ कनेक्टेड। अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ कॉज। जो हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं वो ज़रूर बड़े बन के बड़ा रिजल्ट देते हैं। सो फाइनली तिशानी दोशी ये बात बोल के इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं दैट एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। नाउ 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स लेटर। और फिर फाइनली जब रिटर्न पे आ रही थी तो वैसे 9
टाइम जोन्स क्रॉस करे, 6 चेक पोस्ट क्रॉस करे एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस करा और बहुत सारे इकोस्फीयर्स तो क्रॉस करते ही गई. आई वाज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट. और फिर भी इतना सब क्रॉस करके, इतनी दूर ट्रेवल करके जब ये लौट के आती हैं अपने होम टाउन में, ये फिर भी उन्हीं चीज़ों के बारे में अभी वॉन्डर कर रही हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट. कि क्या ब्यूटी है, मतलब किस तरीके से कुदरत ने, नेचर ने हमारी चीज़ों को बैलेंस करके रखा गया इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. और इमेजिन करिए कैसा हो जाएगा कि अंटार्कटिका अगर एक वार्म प्लेस बन जाए जैसे कि ये पहले हुआ करता था जब अंटार्कटिका का नाम क्या था, गोंडवाना. तो आपको तिशानी जोशी इस क्वेश्चन में डाल रही हैं कि जस्ट इमेजिन करिए, और ये दिन दूर नहीं है बिकॉज देयर इज एन अलार्मिंग थिंग. अगर हम अभी भी छोटे छोटे से मेजर्स नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी सी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब अंटार्कटिका फिर से कहीं ना कहीं गोंडवाना बन जाएगा. तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ऐसी रहें, मेंटेन रहे, इफ एवर यू वांट टू विजिट दिस प्लेस in such as it is, so please save our planet, please do the economic activities in a very justified way. Now, will we be around to see it? तो क्या कब हम भी होंगे वहाँ पे देखने के लिए जब हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर दें? क्या हमारा एग्जिस्टेंस भी होगा क्या नहीं? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वुली रीनोज? तो क्या हमारा भी एग्जिस्टेंस हो जाएगा जैसे कि डायनासोर चले गए, मैमोथ्स आए खत्म हो गए, वुली राइनोज, हु इज टू से, अब कौन रुकने वाला है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers, बट फाइनली तिशानी बोलती है कि 2 weeks स्पेंड करने के मतलब आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers, like कुछ एक झुंड ऑफ like 10-12 teenagers के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. ठीक है, तो अब फाइनली इस बात को कंक्लूड करते हुए बोलते हुए कि जब मैंने कुछ इन यंगस्टर्स के, इन टीनेजर्स के साथ जब मैंने 14 डेज मैंने स्पेंड करे, तो मैं इसी हूँ जो अभी बेस आइडियलिज्म के है कि उनको वर्ल्ड को बचा के रखना है, उनको ऐसी अलग अलग चीज़ों को बचा के रखना है. तो ऑल आई कैन से, तो बस मैं यही बोल सकती हूँ दैट बहुत कुछ हो सकता है मिलियन ईयर्स में. कैसे गोंडवाना था, गोंडवाना से अंटार्कटिका बना, और अब भी हम शायद फिर से इसको रिप्लेस करने वाले हैं अगर हम अपनी एक्टिविटीज़, अपनी डूइंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, इतनी ग्लोबल वार्मिंग ना करें तो. सो ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स में. बहुत कुछ हो सकता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स. एक दिन से क्या होता है, एक दिन और ऐसा पेड़ काट लेते, एक दिन और ऐसा पेट्रोल जला लेते. सुनो, एक दिन का मैटर बहुत बड़ा होता है ना. With these words, we end with this beautiful and worth understanding chapter. I hope you really enjoyed the journey which was made by Tishani Joshi to the end of the world. Hope you also plan this journey, but उससे पहले याद रखना है कि हमें आज से बहुत ही ज़्यादा सेफ इनिशिएटिव्स लेने हैं. किसके लिए सेफ? जो हमारे एनवायरमेंटल सेफ है, जिसको हम इको फ्रेंडली बोलते हैं. बिल्कुल सही समझा. So with these words, I shall take your leave now and make sure to see you in the next video. Till then, stay connected and don't you ever forget to follow me. Thank you very much. Bye bye, and do take very good care of yourselves.